हाँ, जब हम युद्ध या जंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आमतौर पर तो फाइटर जेट्स या दो देशों की सरहदें। बिल्कुल। लेकिन क्या हो जब युद्ध का मैदान किसी शहर की सबसे व्यस्त और मतलब आम सड़क बन जाए? 26/11, 26/11, ये भारत के इतिहास की सिर्फ एक तारीख नहीं है। हाँ, ये एक बहुत गहरा घाव है। सही कहा। एक ऐसा घाव जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। करीब 60 घंटे तक चलने वाला वो खौफनाक अर्बन वॉरफेयर, या यूं कहें कि एक ऐसा शहरी युद्ध जिसने मुंबई जैसे महानगर को बंधक बना लिया था। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस हमले की शुरुआत बंदूकों या ग्रेनेड से नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। इसकी असल शुरुआत हुई थी एक बहुत ही शांत, साधारण सी दिखने वाली वीजा कंसल्टेंसी फर्म और एक डीप कवर अमेरिकी एजेंट से। देखिए, अक्सर होता यही है कि हमारी स्मृतियों में सिर्फ वो 3 दिन रह जाते हैं जब शहर जल रहा था, टीवी स्क्रीन्स पर धुएं का गुबार दिख रहा था। वो लाइव तस्वीरें तो कोई नहीं भूल सकता। हाँ, लेकिन उस तबाही के पीछे जो एक लंबा, बेहद खामोश और गहराई से बुना गया षड्यंत्र था, वो उन गोलियों से कहीं ज्यादा डरावना है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। आज हम सिर्फ घटनाओं की सूची नहीं दोहराएंगे, हम इस पूरे हमले की एनाटॉमी को, इसकी पूरी संरचना को डिकोड करेंगे। जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम मास्टरमाइंड्स के दिमाग को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे रोजमर्रा की आधुनिक तकनीक को एक घातक हथियार में बदल दिया गया। और इसके लिए जिस बेहतरीन डेटा और सामग्री पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसे ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर द्वारा बहुत ही गहराई से कलेक्ट, क्रिएट और प्रेजेंट किया गया है। हाँ, और इस तरह का जो विस्तृत संकलन होता है ना, वो हमें ये समझने में मदद करता है कि इतने बड़े पैमाने का आतंकी हमला कभी रातों रात अंजाम नहीं दिया जा सकता। सही बात है। इसकी जड़ें कई साल पहले बहुत ही ठंडे दिमाग से बोई जाती हैं। तो चलिए उन जड़ों की तरफ ही चलते हैं। मतलब कोई शायद ही ये सोच पाए कि मुंबई की सड़कों पर हुए इस खून खराबी की कहानी 1971 में पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से शुरू होती है। वो भी 2 स्कूली लड़कों की मुलाकात से। हाँ, तहवुर हुसैन राणा और दाऊद सैयद गिलानी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से आगे चलकर एक बहुत ही जटिल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की नींव पड़ी। देखिए, तहवुर राणा अपनी पढ़ाई पूरी करके पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर बनता है। फिर वो एक कनाडाई नागरिक से शादी करता है, कनाडा शिफ्ट हो जाता है और वहां फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की एक वीजा कंसल्टेंसी फर्म खोल लेता है। जो सुनने में तो एकदम नॉर्मल लगता है। बिल्कुल, शुरुआत में ये एक आम बिजनेस ही लगता है, लेकिन यही फर्म आगे चलकर लश्कर के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हथियार साबित होने वाली थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार राणा नहीं है। नहीं, वो किरदार है उसका दोस्त दाऊद सैयद गिलानी। गिलानी की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत दिलचस्प है। उसके पिता एक उच्च पदस्थ पाकिस्तानी अधिकारी थे और माँ एक अमरीकी नागरिक। इस मिश्रित पृष्ठभूमि ने गिलानी को एक ऐसा रूप रंग दिया जो उस इलाके के आम लोगों से बिल्कुल अलग था। गोरी त्वचा और सबसे खास बात, उसकी आंखें। हाँ, अलग अलग रंग की आंखें, एक नीली और एक भूरी। मतलब वो देखने में कहीं से भी पाकिस्तानी या एशियाई नहीं लगता था। वो पूरी तरह से एक वेस्टर्न व्यक्ति दिखता था। और उसकी इसी शारीरिक बनावट, इस वेस्टर्न लुक ने ही जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया। साल 2001 में जब दाऊद गिलानी लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सैयद के संपर्क में आया, तो सैयद ने तुरंत इस चेहरे की अहमियत को समझ लिया। उसने देखा कि ये इंसान एक परफेक्ट कवर है, एक ऐसा पश्चिमी चेहरा जिस पर दुनिया का कोई भी इमिग्रेशन अधिकारी आसानी से शक नहीं करेगा। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 2001 के बाद अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम हाई अलर्ट पर था। 9/11 हो चुका था। हाँ, सब कुछ बहुत सख्त था। तो ऐसे माहौल में पाकिस्तानी बैकग्राउंड वाला एक इंसान कैसे सिर्फ अपनी शक्ल के दम पर इंटरनेशनल सर्वेलियंस को चकमा दे सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब ये है कि उसने सिस्टम को बाहर से तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। तो उसने क्या किया? उसने सिस्टम के नियमों का ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लश्कर के हैंडलर साजिद मीर ने गिलानी को एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत अमेरिका वापस भेजा। वहां जाकर उसने कानूनी तरीके से अपना नाम बदलने की अर्जी दी। ओहो! उसने अपनी अमेरिकी मां का उपनाम लिया और आधिकारिक तौर पर बन गया डेविड कॉलमैन हेडली। मतलब एक नया अमेरिकी पासपोर्ट, एक नया पूरी तरह से पश्चिमी नाम और एक गोरा चेहरा। बिल्कुल। ये तो कॉर्पोरेट दुनिया के किसी ट्रोजन हॉर्स जैसा हो गया, जहां अंदर का खतरा बाहर से बिल्कुल सुरक्षित और सामान्य दिखता है।
आपने एक ऐसा व्यक्ति सिस्टम के अंदर प्लांट कर दिया जो अपनी हर गतिविधि को कानूनी कागजातों के पीछे छुपा सकता है। हथियारों की जगह एक वीजा कंपनी का सहारा लिया गया ताकि बिना किसी शोर शराबे के घुसपैठ हो सके। ठीक ऐसे ही हुआ। एक डीप कवर एजेंट के तौर पर काम करने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। एक बार जब हेडली के पास वैध अमेरिकी पासपोर्ट आ गया तो वो सुरक्षित था। हाँ, वो दुनिया के किसी भी रडार पर संदिग्ध के रूप में दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसके बाद लश्कर का अगला और सबसे अहम कदम था टारगेट्स की पहचान करना। और यहीं से कहानी में आधुनिक तकनीक का जो इस्तेमाल शुरू होता है वो सच में हैरान करने वाला है। हेडली को बार बार मुंबई आना जाना था, लेकिन एक अमेरिकी नागरिक बार बार भारत क्यों आ रहा है? उसे कोई तो बहाना चाहिए था ना। हाँ, इस सवाल का ठोस जवाब तैयार करने के लिए 2006 में राणा की उसी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज की एक ब्रांच मुंबई में खोली गई। ये एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, वीजा फॉर्म का मतलब है कि आपको दुनिया भर के लोगों से मिलना है, अलग अलग दूतावासों के चक्कर लगाने हैं। क्लाइंट से मिलना है। बिल्कुल। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो किसी भी विदेशी के बार बार यात्रा करने को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। इसके बाद डेविड हेडली ने मुंबई में एक विदेशी टूरिस्ट या एक आम बिजनेसमैन की तरह घूमना शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ घूम नहीं रहा था। नहीं, वो रेकी कर रहा था। वो मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और सीएसटी स्टेशन की घंटों रेकी कर रहा था। वो वहां रुकता था, वीडियो बनाता था और हर एक एंट्री एग्जिट पॉइंट के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नोट करता था। यहाँ तक कि उसने समाज के उच्च वर्ग में घुलने मिलने के लिए राहुल भट्ट जैसे हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती भी कर ली, जो महेश भट्ट के बेटे हैं। हाँ, इस तरह की रकी कोई आम काम नहीं है। जब आप ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं तो आप उन जगहों तक भी आसानी से पहुंच जाते हैं जहां आम आदमी के लिए सुरक्षा जांच बहुत कड़ी होती है। सही बात है। और फिर अप्रैल 2008 में उसने समुद्री रास्ते की भी रेकी की। उसने बोट किराए पर ली और ये कैलकुलेट किया कि समुद्र के रास्ते आने पर नाव को किस सटीक जगह पर और कितने बजे उतरना चाहिए। बाप रे। लेकिन इन सब में तकनीक का जो एंगल है वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हेडली ने जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और वीडियो जमा किए थे उन्हें पाकिस्तान में लश्कर के कंप्यूटर विशेषज्ञ जरार शाह के पास भेजा गया। और जरार शाह ने उस डेटा का इस्तेमाल करके 3D गूगल मैप्स पर एक पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे इंटरनेट और नेविगेशन टूल्स जो आम इंसान की सुविधा के लिए बने हैं, उनका इस्तेमाल पूरी सटीकता के साथ तबाही का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए किया गया। चप्पे चप्पे को देख लिया था। जबरदस्त ब्रेन वॉशिंग। हाँ, उन्हें पता था कि लॉबी से सीढ़ियां कहाँ जाती हैं, किचन का दरवाजा कहाँ खुलता है और सुरक्षा कर्मी कहाँ खड़े होते हैं। तो ये सटीकता ही थी जिसने उन्हें उस रात इतना खतरनाक बना दिया था। जब वे इमारतों में घुसे तो उन्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार था। लेकिन देखिए, एक योजना चाहे कितनी भी सटीक क्यों ना हो, उसे अंजाम देने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो बिना एक भी सवाल किए गोली चला सकें, अपनी जान दे सकें। बिल्कुल। और इसके लिए लश्कर ने 32 युवाओं की भर्ती की। ये 32 लड़के पाकिस्तान के बहुत ही गरीब और अशिक्षित तबके से आते थे। अजमल कसाब भी इन्हीं में से एक था। लेकिन किसी आम इंसान को इस हद तक क्रूर कैसे बनाया जा सकता है? इसके पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग काम करती है। गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर धर्म के नाम पर भर्ती करना तो बस पहला कदम होता है, लेकिन असली काम उनके प्रशिक्षण के दौरान होता है, जो बेहद अमानवीय था। इसे 4 बहुत ही कठिन चरणों में बांटा गया था। वो चरण वाकई में दिल दहला देने वाले हैं। मैंने ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के डेटा में पढ़ा। पहला था दौराए सूफा, 21 दिन का धार्मिक प्रशिक्षण जहां उनके दिमाग में जहर भरा गया। और फिर दौराए अम्मा, पहाड़ों में 21 दिन की हथियारों और सैटेलाइट फोन को चलाने की ट्रेनिंग। लेकिन जो तीसरा चरण है दौराए खासा, वो किसी इंसान को मशीन में बदलने की सबसे खौफनाक प्रक्रिया लगती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 2.5 महीने की इस एडवांस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 60-60 घंटे तक बिना कुछ खाए पहाड़ों पर लगातार चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। बिल्कुल। देखिए, ये कोई आम फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग नहीं है। जब आप किसी इंसान को भूखा रखकर उसे चरम शारीरिक कष्ट देते हैं तो उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगती है। मतलब इंसानियत खत्म हो जाती है। हाँ, उसकी मानवीय संवेदनाएं, उसकी दया, सब कुछ सुन्न पड़ जाता है। इसे ही हम ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। उन्हें इस तरह से तोड़ा गया कि उनके अंदर का इंसान मर जाए और वो सिर्फ कमांड फॉलो करने वाले रोबोट बन जाएं। और अंत में उन्हें दौराए रिबात से गुजारा गया, जो खुफिया ऑपरेशंस और काउंटर सर्विलेंस की ट्रेनिंग थी। बिल्कुल।
ये किसी डार्क और ट्विस्टेड स्पेशल फोर्सेस सिलेक्शन जैसा है, लेकिन इसका मकसद किसी को बचाना नहीं बल्कि मासूमों को मारना था। और इस भीषण क्रूरता का ही नतीजा था कि अगस्त 2008 तक उन 32 में से केवल 10 लड़के ही इस प्रक्रिया को झेल पाए। बाकियों का शरीर या दिमाग जवाब दे गया था। इन 10 को इस्माइल नाम के आतंकी के नेतृत्व में 5 अलग-अलग जोड़ियों में बांटा गया और कराची के पास समंदर में गहरे पानी में सर्वाइवल ट्रेनिंग दी गई। तो अब क्या था? हथियार बंद और पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड मशीनें तैयार थीं। ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में छप चुका था। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इतने भारी हथियारों के साथ मुंबई जैसे भारी सुरक्षा वाले शहर में बिना किसी की नजरों में आए प्रवेश करना। और ये प्रवेश भी इतना आसान नहीं था। पहले हमले की तारीख 27 सितंबर 2008 तय की गई थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने लश्कर के कुछ संदिग्ध संदेशों को इंटरसेप्ट कर लिया था। और जब लश्कर को लगा कि उनकी योजना पकड़ में आ गई है तो उन्हें इसे टालना पड़ा। बिल्कुल। फिर ज़कीउर रहमान लखवी ने एक नई तारीख तय की, 26 नवंबर। 22 नवंबर को जब ये 10 आतंकी कराची से समंदर के रास्ते निकले तो उन्होंने अपने साथ जो सामान रखा था वो जांच एजेंसियों को उलझाने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। और ये हिस्सा बहुत अहम है। हाँ, उनके पास फर्जी स्टूडेंट आईडी कार्ड्स थे जिन पर हिंदू नाम लिखे थे। उन्होंने भारतीय कपड़े पहने हुए थे और सबसे चौंकाने वाली बात, उनकी कलाइयों पर लाल धागा बंधा हुआ था जिसे हम कलावा कहते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या कलावा बांधना और फर्जी आईडी रखना ये दर्शाता है कि वे सिर्फ हमला नहीं करना चाहते थे बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने, सांप्रदायिक सौहार्द को भी हमेशा के लिए उलझाना चाहते थे? बिल्कुल। ये कैमोफ्लैज या छलावरण का एक बहुत ही खतरनाक स्तर था जिसे खुफिया दुनिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है। मतलब आरोप किसी और पर लगे। हाँ, उनकी रणनीति ये थी कि अगर वो सभी मारे जाते हैं तो उनके शवों से मिलने वाले हिंदू नाम के आईडी कार्ड्स और कलावा देखकर भारतीय पुलिस और मीडिया यही मान लेगी कि ये देश के भीतर के ही किसी गुट का काम है। ये तो पूरे भारत में दंगे भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की भी। यानी तबाही के साथ साथ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध भी। हाँ। फिर वे कराची से अल हुसैनी नाम के जहाज से निकले। 23 नवंबर को भारतीय जल सीमा में उन्होंने कुबेर नाम के एक भारतीय ट्रॉलर को हाईजैक कर लिया, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स को बेरहमी से मार दिया। लेकिन कप्तान अमर सिंह सोलंकी को जिंदा रखा ताकि वो उन्हें मुंबई के तट तक सुरक्षित नेविगेट कर सके। 26 नवंबर को मुंबई तट से सिर्फ 4 नॉटिकल माइल दूर जब उनका काम निकल गया तो उन्होंने कप्तान को भी मार दिया। बहुत खौफनाक। और अपनी हवा भरने वाली स्पीड बोट्स में बैठकर रात 9 बजे कोलाबा के बदवार पार्क में उतर गए। और देखिए, बदवार पार्क को चुनना भी उसी रेकी का नतीजा था। वो एक मछुआरों की बस्ती थी। रात के अंधेरे में वहां से कुछ लड़कों का नाव से उतरकर आम जनता की भीड़ में घुल-मिल जाना बहुत आसान था। और वो जगह उनके सभी टारगेट्स के सेंटर में थी। बिल्कुल। रात के 9 बज चुके थे। 10 हथियारबंद आतंकी मुंबई की सड़कों पर थे। और फिर जो शुरू हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वे अपनी 5 जोड़ियों में बढ़ गए। कसाब और इस्माइल ने सीएसटी स्टेशन का रुख किया। रास्ते में एक टाइमर वाला बम रखा और स्टेशन की भीड़ में घुसते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहां 58 मासूम लोगों की जान गई। फिर वे कामा अस्पताल की तरफ भागे। ये वो समय था जब पूरे शहर का पुलिस प्रशासन सदमे में था। एक ही समय में अलग अलग जगहों से फायरिंग की खबरें आ रही थीं। ये पूरा हमला मुझे किसी पौराणिक कथाओं के बहु सिर वाले राक्षस मतलब मल्टी हेडेड हाइड्रा जैसा लगता है, जहां एक ही समय में कई जगहों पर हमला करके पूरे शहर की पुलिस और प्रशासन को लकवाग्रस्त कर दिया गया। बिल्कुल सही एनालॉजी है। एक ही वक्त में सीएसटी पर गोलियां चल रही हैं, लियोपोल्ड कैफे में शोएब और नजीर धमाके कर रहे हैं, नरीमन हाउस में इमरान और नासिर ने लोगों को बंधक बना लिया है, और ओबेरॉय ट्राइडेंट और ताज होटल में आग लगाई जा रही है। जब इतनी जगहों से एक साथ इमरजेंसी कॉल्स आती हैं तो पुलिस को समझ ही नहीं आता कि फोर्स कहां भेजें। देखिए, ये अर्बन वॉरफेयर का सबसे खतरनाक रूप था, जहां आम नागरिक युद्ध के मैदान के बीचों बीच फंस गए थे। आतंकवादी ताज और ओबेरॉय जैसी बहुत पुरानी और मजबूत इमारतों में छिपे थे। इन इमारतों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और अंदर बहुत सारे अंधेरे कोने होते हैं। 10 आतंकियों ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था, जिसका मतलब था कि बाहर खड़ी पुलिस अंदर भारी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसमें आम नागरिकों की जान जा सकती थी। हाँ। ये सच में एक दुस्वप्न था। और उसी रात हमने अपने कुछ सबसे बेहतरीन पुलिस अधिकारियों को खो दिया।
एजीएस प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर कामा अस्पताल के पास घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हो गए। लेकिन उसी रात चौपाटी पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने लश्कर की साजिश को पलट कर रख दिया। आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम उम्बले की बात कर रहे हैं? हाँ, उनकी बहादुरी ने लश्कर की उस फॉल्स फ्लैग वाली साजिश को हमेशा के लिए नाकाम कर दिया। उस वाक़े को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक निहत्था पुलिस वाला जो अपने शरीर पर AK-47 की दर्जनों गोलियां खा रहा है, लेकिन फिर भी वो कसाब की बंदूक की नली को कसकर पकड़े रहता है ताकि पीछे खड़े बाकी पुलिस वाले उसे पकड़ सकें। तुकाराम ओम्बले जी की शहादत की वजह से ही कसाब जिंदा पकड़ा जा सका। और इस्माइल मारा गया। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो कलावा और फर्जी ID कार्ड्स वाली कहानी शायद दुनिया को गुमराह करने में सफल हो जाती। बिल्कुल, पाकिस्तान कभी बेनकाब नहीं होता। कसाब का पकड़ा जाना जांच के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। लेकिन दूसरी तरफ ताज और ओबेरॉय होटल के अंदर तबाही जारी थी। वहां क्या हो रहा था? होटल के अंदर का मंजर भयानक था। हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठकर फोन पर निर्देश दे रहे थे और आतंकी कमरों में जा जाकर लोगों को मार रहे थे, आग लगा रहे थे। और इसी बीच एक और बहुत बड़ी सिस्टम की विफलता देखने को मिली। आप हमारी रैपिड रिस्पांस व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हमारे पास NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जैसी एलीट फोर्स थी, लेकिन उन्हें मुंबई पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग गए। बाप रे, इतना समय! उनका विमान चंडीगढ़ में फंसा था, क्रू मेंबर्स को इकट्ठा करने में समय लगा, फिर फ्यूल भरने में देरी हुई। इस एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक देरी का मतलब था कि घंटों तक स्थानीय पुलिस अपनी पुरानी राइफल्स के साथ उन आतंकियों का मुकाबला कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है देरी से भी बड़ी विफलता एक और मोर्चे पे थी, और वो था मीडिया का कवरेज। मतलब आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो ये बात किसी को भी गुस्से से भर सकती है कि न्यूज़ चैनल्स उस समय जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे वो अनजाने में आतंकवादियों के लिए खुफिया हथियार बन गया था। अगर हमसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये सिर्फ एक खुफिया विफलता नहीं थी, बल्कि ये दर्शाता है कि उस समय हमारी मीडिया गाइडलाइंस कितनी कमजोर थी। बिल्कुल। टीवी पर पुलिस और NSG के हर मूवमेंट को लाइव दिखाया जा रहा था और पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर्स आराम से टीवी देखकर अंदर मौजूद आतंकियों को रियल टाइम निर्देश दे रहे थे कि कमांडोज छत से उतर चुके हैं। हमारी ही ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे ही दुश्मनों का हथियार बन गई। और जब NSG कमांडोज ने ऑपरेशन शुरू किया तो उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। उनके पास उन विशाल और भूल भुलैया जैसे होटलों का कोई ब्लूप्रिंट या मैप नहीं था। वे एक ऐसी अंधेरी इमारत में लड़ रहे थे जिसके चप्पे चप्पे से आतंकी वाकिफ थे, क्योंकि उन्होंने गूगल मैप से रेखी की थी। लेकिन हमारे कमांडोज के लिए वो जगह बिल्कुल अनजान थी। फिर भी हमारे जवानों में अदम्य साहस का परिचय दिया। कमरे दर कमरे, मंजिल दर मंजिल उन्होंने आतंकियों को पीछे धकेला। और फिर 28 नवंबर की सुबह आखिरकार ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल को क्लियर कराया गया। उसी दिन शाम को नरीमन हाउस क्लियर हुआ और 29 नवंबर की सुबह ताज होटल का वो 60 घंटे का लंबा ऑपरेशन खत्म हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे महान शूरवीरों का बलिदान हुआ। कुल 176 निर्दोष लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन 60 घंटों ने भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आज हमने देखा कि ये हमला सिर्फ उन बंदूकों का नतीजा नहीं था जो CST या ताज होटल में चली थी। यह नतीजा था एक गोरे रंग वाले डीप कवर एजेंट के उस कवर का जिसने इमिग्रेशन सिस्टम को चकमा दिया। यह नतीजा था आम लोगों की सुविधा के लिए बने गूगल मैप्स के उस घातक इस्तेमाल का, जिसने एक शहर को युद्ध के मैदान में बदल दिया। और यह नतीजा था उस क्रूर मनोवैज्ञानिक ब्रेन वॉशिंग का जिसने युवाओं को मशीन बना दिया। मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी कि 26/11 की पूरी संरचना का ये जो विस्तृत संकलन आज हमने डिकोड किया, ये पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी की कड़ी मेहनत और रिसर्च का नतीजा है। इस तरह के विश्लेषण हमें ये याद दिलाते हैं कि खतरे हमेशा सीमा पार से यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आते। कई बार वे हमारे सिस्टम की खामियों में छुपे होते हैं। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज हम गूगल मैप्स और लाइव स्ट्रीमिंग को अपनी रोजमर्रा की सबसे बड़ी सुविधा मानते हैं, लेकिन 26/11 ने दिखाया कि यही सहूलियतें तबाही का सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं। तो जरा सोचिए, क्या हमारी यही आधुनिक तकनीकें जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं, क्या वो असल में हमें पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित नहीं बना रही हैं? सोचने वाली बात है। तो श्रोताओं,
इसी सवाल के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले विस्तृत विश्लेषण में।